वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेद रीना। आज हम देखेंगे शल्य तंत्र का सेकंड चैप्टर जो कि है यंत्र एंड शस्त्र, ब्लंट एंड शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें हम आज इसका पहला टॉपिक देखेंगे जो कि यंत्र के बारे में होगा। यंत्र की निरुक्ति, प्रकार, गुण, प्रयोग, दोष, कर्म, उपयंत्र और उसके रिलेवेंट मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट आज हम देखेंगे। जैसे कि हमने इस इमेज में देख सकते हैं, ये सारे एंशियंट यंत्र दिए गए हैं। इसमें अलग अलग पक्षियों के या फिर एनिमल के शेप वगैरह दिए गए हैं। ऐसे ही आगे इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यंत्र की निरुक्ति। तो यंत्र की निरुक्ति दी गई है सुश्रुत सूत्र स्थान 7 चैप्टर नंबर 7 में और श्लोक नंबर 4 में। क्या दी है निरुक्ति? तत्र मनः शरीर बाध करणानि शल्यानि तेषा मारण पायो यंत्राणि। यानी कि जो मन और शरीर को बाधा उत्पन्न करता है वो शल्य है, तथा वो शल्य को निकालने के लिए जो यंत्र इस्तेमाल करते हैं वो उसका मीन टू अडॉप्ट टू एक्सट्रैक्ट देम, इसे हम यंत्र कहते हैं। शल्य को निकालने के लिए जिस चीज की हमें जरूरत पड़ती है वही यंत्र है। तत्र मना शरीर बत्कारणी शल्यानी तेषो मारण वायु यंत्राणी। शल्य को निकालने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है वही यंत्र है। अब हम देखते हैं यंत्र के प्रकार। तो यंत्र के प्रकार सुश्रुत प्रस्थान से चैप्टर नंबर 7 में और श्लोक नंबर 5 में दिए गए हैं। यंत्र के प्रकार है तानी षट प्रकाराणी। षट प्रकाराणी का मतलब है ये 6 टाइप्स के रहते हैं। यंत्र प्रॉपरली 6 टाइप के रहते हैं। पहला इसमें तद्यथा स्वास्थ्य यंत्राणी, सौंदर्य यंत्राणी, ताल यंत्राणी, नाड़ी यंत्राणी, शलाका यंत्राणी तथा उपयंत्राणी। ये 6 टाइप्स यंत्र के दिए गए हैं सुश्रुत प्रस्थान चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है। यंत्र के नंबर, जो टोटल नंबर ऑफ यंत्र होते हैं वो 101 रहते हैं, यानी कि 101 यंत्र दिए गए हैं सुश्रुत संहिता में। दल्लन के हिसाब से यंत्र के नंबर इन्यूमरेबल यानी कि असंख्य होते हैं, तथा हारी संहिता में यंत्र के 12 टाइप्स दिए गए हैं। तो अब हम देखते हैं यंत्र के जो मेन 6 टाइप्स है उसके बारे में। तो 6 टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहला आता है उसमें स्वास्थ्य यंत्र, दूसरा समदंश यंत्र, तीसरा ताल यंत्र, चौथा नाड़ी यंत्र, पांचवा है शलाका यंत्र और 6th है उसमें उपयंत्र। जो स्वास्थ्य यंत्र होता है, स्वास्थ्य यंत्र यानी क्रूसिफॉर्म इंस्ट्रूमेंट्स, वो सुश्रुत के हिसाब से 24 टोटल्स है और वाग्भट के हिसाब से भी 24 टोटल है। इसका अंगुल प्रमाण ये 18 अंगुल का होता है, 18 अंगुल का स्वास्थ्य केंद्र होता है। इसका स्वरूप कैसा है? तो ये मसूर आकृति के समान, दो मसूर आकृति यानी कि कैंची के समान ये ऐसा रहता है। वैसे कि स्वस्तिक नाम में ही छुपा है कि ये स्वस्तिक के शेप का रहेगा, स्वस्तिक का शेप ऐसा रहता है। तो इसी के बारे में ही ये दो मसूर आकृति के जो जुड़े हुए रहते हैं उससे स्वास्तिक तंत्र बोल सकते हैं। उसका यूज क्या है? तो रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी ट्रैप्ड इन शेप नेल बोन्स। ठीक है। छोटे अस्थियों में जो फॉरेन बॉडीज जमा रहती है उसको निकालने के लिए हम स्वास्थ्य यंत्र का यूज करते हैं। दूसरा उसमें आता है समदंश यंत्र। समदंश यंत्र यानी कि पिंसर लाइक इंस्ट्रूमेंट, पिंसर लाइक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। सुश्रुत ने समदंश यंत्र 2 दिए हैं तथा वाग्भट ने समदंश यंत्र 4 दिए हैं। ठीक है। स्वास्थ्य यंत्र दोनों ने 24-24 दिए थे। समदंश यंत्र सुश्रुत ने 2 दिए हैं और वाग्भट ने 4 दिए हैं। इसका अंगुल प्रमाण रहता है 16 अंगुल। सौंदर्य यंत्र का अंगुल प्रमाण है 16 अंगुल। इसका स्वरूप कोई डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये पिंसर टाइप यानी कि फोरसेप टाइप रहते हैं। ठीक है। इसका यूज रहता है त्वक, मांस, सिरा, स्नायु, इनमें जो शल्य गए हैं उनको निकालने के लिए सौंदर्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है ताल यंत्र। ताल यंत्र यानी कि जो स्पून स्पून शेप रहता है यानी कि चमचे के आकार का रहता है वो ताल यंत्र है। ताल यंत्र सुश्रुत और वाग्भट दोनों ने 2-2 दिए हैं। इसका अंगुल प्रमाण रहता है 12 अंगुल। ठीक है। तार यंत्र का अंगुल प्रमाण है 12 अंगुल तथा सुश्रुत और वाग्भट दोनों ने इसका नंबर 2-2 दिए हैं। इसका स्वरूप क्या रहता है? तो ये मत्स्य तालुवत रहता है। मत्स्य यानी कि फिश, तालुवत यानी कि मत्स्य के जैसा आकार रहता है। तालु यानी कि जो तलवार रहता है उसके स्वरूप का ये ताल यंत्र रहता है। कर्ण, नासा, नाड़ी, शल्य रिमूवल के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कर्ण और नासा में जो भी नाड़ी गई है उसको जो शल्य गया है उसको निकालने के लिए ताल यंत्र का इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद आता है नाड़ी यंत्र। नाड़ी यंत्र में सुश्रुत ने 20 दिए हैं और वाग्भट ने 23 दिए हैं नाड़ी यंत्र। इसका अंगुल प्रमाण कोई डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये नाड़ी यंत्र यानी कि हम इसमें राइलिस ट्यूब तथा आदि जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं इसको इंक्लूड कर सकते हैं। स्वरूप भी इसका ऐसा ही है, यानी कि ये पाइप जैसे रहता है। ठीक है। और इसका यूज जहाँ करते हैं हम, तो ये सोत्रोगत शल्य के रिमूवल के लिए
फॉर एग्जामिनेशन ऑफ डिसीज, यानी कि कोई भी अगर व्याधि निर्माण हुई है तो उसे नाड़ी यंत्र से हम देख सकते हैं। ड्रेनेज के लिए यानी कि दूषित रक्त के निर्हरण के लिए नाड़ी यंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है। तथा एप्लीकेशन ऑफ शार्प, यानी कि शास्त्र हम जो अर्श में करते हैं उसके लिए भी हम नाड़ी यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है शलाका यंत्र। शलाका यंत्र का सुश्रुत का नंबर है 28 तथा वाग्भट ने दिए है 34 नंबर शलाका यंत्र के। इसका भी प्रमाण अंगुल प्रमाण डिफाइंड नहीं है, लेकिन इसका स्वरूप है गंडूपात स्वरूप या फिर सर्पफल की समान शलाका यंत्र का स्वरूप हो सकता है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं तो पेशन, व्यान, सलन और आहरण के लिए ये सब कर्म दिए गए हैं, इसके लिए हम शलाका यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आते हैं उपयंत्र पर। तो उपयंत्र सुश्रुत ने टोटल 25 दिए हैं और वाग्भट ने 19 दिए हैं। हर बार ये क्वेश्चन आता ही है कि सुश्रुत के अनुसार इसका नंबर पूछा जाता है एमसीक्यू में। तो आप सुश्रुत के नंबर तो करिए करिए, साथ में वाग्भट भी साथ में करते रहिए। रिवाइज करते हैं। सुश्रुत ने स्वास्तिक यंत्र 24 दिए हैं, सौंदर्य यंत्र 2 दिए हैं, तार यंत्र 2, नाड़ी यंत्र 20 दिए हैं, शलाका 28 दिए हैं और उपयंत्र 25 दिए हैं। सबसे पहले देखते हैं हम स्वस्तिक यंत्र के बारे में। यहाँ पे स्वस्तिक यंत्र की कुछ कुछ इमेजेस हमने दी गई है, इनके अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे ये है सिंहमुख स्वस्तिक यंत्र, ये है व्याघ्रमुख स्वस्तिक यंत्र, जो कि सामने से दिख रहा है कि ये व्याघ्र का मुख जैसे लग रहा है, तो इसे व्याघ्रमुख स्वस्तिक यंत्र बोलते हैं हम। ऐसे ही इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। टीप ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट इज शेप लाइक डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी कि विविध पशु पक्षी के समान इसकी टीप दी गई रहती है। इसको स्वस्तिक शेप बोला जाता है क्योंकि ये स्वस्तिक के आकार के समान होता है, यानी कि क्रॉस टाइप या फिर कैंची के समान भी हम बोल सकते हैं इनको, क्योंकि एट के शेप में यूजुअली रहता है। सब शेप स्वास्तिक इंस्ट्रूमेंट्स आर कंबाइंड बाय लेंटिल शेप में, ठीक है, जिसके एंड में यहाँ पे लेंटिल शेप के नेल रहते हैं। ये टोटल नंबर 24 दिए है सुश्रुत ने। इसका अंगुल प्रमाण 18 अंगुल है, जो कि हमने पहले भी देख लिया था। इसका रिजेंबल कैसा है तो देखे, नाम के हिसाब से ही पता चलता है कि व्याघ्रमुख, यानी कि टाइगर का जो फेस रहता है उसके समान इसका अग्रभाग रहेगा। ऐसे ही इतर जो रहते हैं पशु पक्षी, यानी कि वुल्फ, टाइगर, लायन, हायना, क्रो, हेरॉन, ईगल, हॉक, ये सब पशु पक्षी है, इनके जो आकार के सामने जो रहते हैं उसी से ही इनका नाम दिया जाता है, इससे वो रिजेंबल करते हैं। उसके बाद देखते हैं इसका हैंडल। हैंडल क्या रहता है तो ये अंकुश के समान रहता है। अंकुश यानी कि क्या, ये हाथी की जो सूंड रहती है, ठीक है, वो ऐसी रहती है ना, तो एंड में इसका ऐसा शेप रहता ही है, ठीक है। तो ये हैंडल हो गया है। और इसका रूट जो रहता है वो सर्कुलर रहता है, ठीक है, जिससे ये हुक की तरह काम करता है। स्वास्तिक यंत्र के मेजरली दो टाइप रहते हैं, जो कि है पशुमुख और एक है पक्षी मुख। पशुमुख यानी कि एनिमल जो जिसका रहता है अग्रभाग में, और पक्षी मुख यानी कि बर्ड बिग, यानी कि पक्षी के चोंच के समान अग्रभाग रहता है, तो वो है पक्षी मुख। इनके नंबर 9 + 15 हम ऐड कर ले तो टोटल 24 आते हैं, जो कि हमने देखा था स्टार्टिंग में ही। इसका यूज क्या रहता है स्वस्तिक यंत्र का, तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ शल्य, कहाँ से निकालते हैं शल्य, तो ये बोन्स और डीपर टिश्यूज में जो शल्य गड़े रहे रहते हैं इनमें ये निकालने में हेल्प करते हैं। इसका मॉडर्न कोरिलेशन हम इससे कर सकते हैं, तो लायन फोर्सेप यानी कि अग्रभाग इसका लायन की तरह रहेगा, डेंटल हॉकबिल फोर्सेप, माउथ टीथ फोर्सेप और क्रोकोडाइल फोर्सेप। क्रोकोडाइल की जो रहता है, ठीक है, क्रोकोडाइल ऐसे ऐसे रहता है उसके दांत, ठीक है, तो इसी तरह ये क्रोकोडाइल फोर्सेप भी रहता है। लायन फोर्सेप देख लिया, यहाँ पे व्याघ्रमुख स्वस्तिक यंत्र दिखा है, ये उसी से ही सिमिलर हो सकता है। उसके बाद देखते हैं हम सौंदर्य यंत्र के बारे में। सौंदर्य यंत्र के नंबर सुश्रुत में दिए गए 2 दिए हैं। उसकी लेंथ जो रहती है वो 16 अंगुल की रहती है। सौंदर्य यंत्र के मेजरली 2 टाइप्स रहते हैं, वो है सन्निग्रह सौंदर्य यंत्र और दूसरा है अनिग्रह सौंदर्य यंत्र। सन्निग्रह सौंदर्य यंत्र यानी कि कील युक्त होता है, वो सन्निग्रह रहता है, और अनिग्रह यानी कि कील रहित यानी कि नॉन टूथेड रहता है। इससे हम मॉडर्न से प्लेन फोर्सेप या फिर टूथेड फोर्सेप की तरह इसको कंपेयर कर सकते हैं। इसका यूज क्या रहता है तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ शल्य फ्रॉम त्वचा, मांस, सीरा, स्नायु। त्वचा, मांस, सीरा और स्नायु में जो शल्य गड़ा हुआ है उसको निकालने के हम सन्निग्रह या अनिग्रह सौंदर्य यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम ताल यंत्र के बारे में। ताल यंत्र क्या रहता है तो वो स्कूप शेप रहता है, ठीक है, ताल यंत्र स्कूप शेप रहता है। सुश्रुत ने इसके 2 नंबर दिए हैं और इसकी जो लेंथ रहती है वो 12 अंगुल दी है। ताल यंत्र की लेंथ होती है 12 अंगुल। इसके भी सौंदर्य यंत्र के समान ही 2 टाइप्स रहते हैं। पहला है एक ताल यंत्र, दूसरा है द्विताल यंत्र।
एक ताला यंत्र यानी कि जिसको सिंगल स्कूप या ब्लेड रहती है, और द्विताला यंत्र यानी कि डबल स्कूप ब्लेड रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम कि एक ताला यंत्र है और ये है डबल यानी कि द्विताला यंत्र। इसका यूज क्या रहता है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ शल्य फ्रॉम कर्ण नासा नाड़ी। कर्ण नासा तथा नाड़ी में जो शल्य गड़ा हुआ है उसको निकालने के लिए हम ये एक ताल यंत्र या द्विताल यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मॉडर्न कोरिलेशन तो मॉडर्न स्कूप की तरह इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नाड़ी यंत्र के बारे में। तो नाड़ी यंत्र की जो निरुक्ति या डेफिनेशन दी है वो है नाड़ीवंत सुशिराणी यंत्राणी नाड़ी यंत्राणी, यानी कि जो नाड़ी की तरह सुशिर सुशिर यानी कि हॉलो स्ट्रक्चर होता है यंत्र जो कहलाता है वो नाड़ी यंत्र है। हॉलो ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड एज नाड़ी यंत्र। तो इसका डिस्क्रिप्शन जो दिया है तो ये न्यूमरस रहते हैं नंबर्स ड्यू टू वेरियस इन साइज एंड एप्लीकेशन। ठीक है, इस्तेमाल के हिसाब से हम इसका साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो ये यूजेज यूसेज पे डिपेंड करता है कि नाड़ी यंत्र कैसा हो सकता है, उसकी लंबाई कितनी होती है या फिर उसके नंबर कितने होते हैं। नाड़ी यंत्र की वेराइटीज मुख्यतः दो तरफ से होती है। एक तो रहता है जो कि एक साइड से ही खुलता है, और दूसरा जो रहता है नाड़ी यंत्र जो कि दोनों साइड से खुलता है। यानी कि एक साइड से जो खुलने वाला यंत्र रहता है नाड़ी यंत्र, उसके एग्जाम्पल है अलाबु यंत्र या फिर अर्शो यंत्र। और जो दोनों तरफ से खुलता है वो तो नाड़ी यंत्र के एग्जाम्पल है बस्ती यंत्र तथा धूम यंत्र। ये दोनों तरफ से खुलता है ये वाला नाड़ी यंत्र है। इसके डायमेंशन वही यूसेज के हिसाब से जैसा जिसको लगे उतना इसको बनाना पड़ता है। डायमीटर शुड बी अकॉर्डिंग टू सर्कमफरेंस ऑफ ओरिफिस ऑफ पैसेज। ठीक है, इसका डायमीटर भी कैसे रहना चाहिए, जहां पर हम वो शल्य क्रिया कर रहे हैं तथा उसके सर्कमफरेंस की इतना ही इसका ओरिफिस होना चाहिए। नाड़ी यंत्र के यूजेस हम देखते हैं अब। नाड़ी यंत्र क्या करता है, तो रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी फ्रॉम ऑर्गन्स, जो कि खोखले ऑर्गन्स रहते हैं शरीर में उससे फॉरेन बॉडी निकालने के लिए नाड़ी यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इसमें आता है टू विजुअलाइज पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइक ईसोफेजियल वेरिसेस, गैस्ट्रिक अल्सर्स, मैलिग्नेंसीज, एनल पॉलिप्स एंड हेमोरॉइड्स। ठीक, टू विजुअलाइज पैथोलॉजिकल कंडीशन, ये सब ईसोफेजियल वेरिसेस, गैस्ट्रिक अल्सर, हेमोरॉइड्स जो भी दिए हैं इनको हम विजुअलाइज करने के लिए नाड़ी यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्पिरेशन ऑफ पस, यानी कि कहीं पर दोष अगर जमा हुआ है, कफ या पित्त या फिर रक्त, इन तीनों का कुछ जमा हुआ है शारीरिक अवयवों में, तो उसका हम एस्पिरेशन नाड़ी यंत्र से करते हैं। टू फैसिलेट अदर सर्जिकल प्रोसीजर लाइक शार कर्म इन अर्श। ठीक है, अर्श में हम शार कर्म जो करते हैं उसके लिए नाड़ी यंत्र का इस्तेमाल भी किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं नाड़ी यंत्र के मॉडर्न कोरिलेशन और उसके नंबर। पहला जो आता है वो भगंदर यंत्र है। तो भगंदर यंत्र नंबर उसमें दो है। ठीक है, भगंदर यंत्र दो टाइप के रहते हैं। तो उसका मॉडर्न कोरिलेशन हम रेक्टम स्पेक्युलम से करते हैं। रेक्टम स्पेक्युलम आप गूगल पे सर्च कीजिएगा वो आ जाएगा। अर्शो यंत्र भी सेम है, ये रेक्टम स्पेक्युलम भी इसे मॉडर्न से कोरिलेट कर सकते हैं और उसका नंबर भी दो है। फिर तीसरा आता है वर्ण यंत्र। वर्ण यंत्र क्या हो सकता है, तो वर्ण यंत्र नंबर में तो एक होता है, तो उसका मॉडर्न कोरिलेशन सिरिंज या फिर इरिगेटर से हम करते हैं। चौथा आता है बस्ती यंत्र। बस्ती यंत्र यानी कि एनेमा कैथेटर, और ये टोटल चार है नंबर में। ठीक है, बस्ती यंत्र चार होता है नंबर में और इसका मॉडर्न कोरिलेशन एनेमा या फिर कैथेटर से हम करते हैं। उत्तर बस्ती यंत्र। उत्तर बस्ती यंत्र क्या है, तो इसका नंबर है दो और इसको यूरेथ्रल या फिर यूटेराइन कैथेटर हम कंसिडर करते हैं मॉडर्न को रिलेट करते। उसके बाद आता है मूत्रवृद्धि यंत्र, जो कि कैनुला से हम कोरिलेट करते हैं और इसका नंबर भी एक ही होता है। उसके बाद दकोदर यंत्र, और जैसे मूत्रवृद्धि यंत्र था, दकोदर यंत्र भी कैनुला के समान ही हम मॉडर्न कंसिडर करते हैं और उसका नंबर भी एक ही होता है। फिर उसके बाद आता है धूम नेत्र यंत्र। धूम नेत्र यंत्र यानी कि इनहेलर्स की तरह हम कंसिडर करते हैं और इसका टोटल नंबर होता है तीन। निरुद्ध प्रकाश यंत्र। निरुद्ध प्रकाश यंत्र यानी हम मॉडर्न में इसको रिपोज डायलेटर भी बोल सकते हैं और इसका एक ही नंबर होता है। उसके बाद आता है सन्निरुद्धक उदय यंत्र, यानी कि रेक्टल डायलेटर जिसको बोलते हैं, वो भी नंबर में एक ही रहता है। उसके बाद जो अलाबू रहता है, अलाबू यानी कि लेजिनारिया वोलारिस, ये भी एक ही होता है नंबर में, मॉडर्न में इसको लेजिनारिया वोलारिस कहते हैं। और श्रृंग यंत्र जो रहता है उसको हम हॉर्न करते हैं, जिससे हम श्रृंग कर्म करते गए, वो हॉर्न होता है। ठीक है, तो उसका नंबर भी एक ही होता है। तो ये हम देख लिए नाड़ी यंत्र के टाइप्स। अच्छे से समझने के लिए अब हम देखते हैं अर्श यंत्र का मॉडर्न रिलेशन, जो कि होता है प्रोक्टोस्कोप से। यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं हम प्रोक्टोस्कोप की। तो प्रोक्टोस्कोप क्या होता है, तो ये मेटल, आइवरी या फिर हॉर्न ऑफ काउ से बना हुआ रहता है।
काउस्टीड यानी कि जो हम्प रहता है काउ पे, ठीक है, उसकी तरह ही इसका शेप रहता है। 4 अंगुल लंबा रहता है, 5 अंगुल इसका सरकमफेरेंस रहता है। मेल में 5 अंगुल सरकमफेरेंस इसका मेल में रहता है और 6 अंगुल सरकमफेरेंस इसका फीमेल में रहता है। ये है प्रोटोस्कोप। इसके दो टाइप्स रहते हैं अर्श यंत्र के, जिसको बोलते हैं हम एक छिद्र या फिर द्विछिद्र। एक छिद्र यानी कि विजुअलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं, और द्विछिद्र हम क्षार और अग्निकर्म के लिए अर्श यंत्र यूज करते हैं। छिद्र होते हैं यानी कि स्लिट होते हैं, ये 3 अंगुल लेंथ में होती है और विड्थ इक्वल टू साइज ऑफ मिडल पोर्शन ऑफ थंब ऑफ इन विड्थ, ठीक है। जो कि इसकी विड्थ रहती है उतनी मिडल पोर्शन ऑफ थंब यानी कि मिडल पोर्शन में उतनी ही इसकी विड्थ रहती है। उसके बाद इसकी कर्णिका यानी कि एज कैसे रहती है, तो हाफ अंगुल अबव द स्लिट, ठीक है, हाफ अंगुल ऊपर इसकी स्लिट रहती है कर्णिका के। उसके बाद हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट देखते हैं जो कि है ड्रेन्स के बारे में। यहाँ पर एक यहाँ पे डायग्राम जो दी है वो है जैक्सन प्रैट ड्रेन की डायग्राम दी गई है यहाँ पर। तो ड्रेन क्या करता है, तो ड्रेन इज अ क्रिएटेड चैनल विद अलाउस एनी फ्लूइड कलेक्टेड टू कम आउट आफ्टर, यानी कि ड्रेनेज है या फिर एक ड्रेनेज सिस्टम बना देता है बॉडी के, जो कि रक्त या फिर दूषित पस वगैरह को निकालने में हेल्पफुल करता है। इसके टाइप्स जो रहते हैं वो 6 टाइप्स रहते हैं। पहला है कोरुगेटेड रबर ड्रेन्स, जो कि रबर से बना हुआ रहता है। दूसरा है ट्यूब ड्रेन्स। तीसरा है क्लोज सक्शन ट्यूब ड्रेन सिस्टम, चौथा है ग्लव ड्रेन्स। फिफ्थ है विग ड्रेन्स और सिक्स्थ है इसका सम्प ड्रेन्स। तो ये हो गए ड्रेन के टाइप्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैक्सन फ्लैट ड्रेन में एक स्टॉपर दिया है, ये बल्ब दिया है और ये फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग दी है और इससे ही ड्रेनेज पास होता है। और ये ड्रेनेज का एंड है, यहाँ पे ड्रेनेज कलेक्ट किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रेन सिस्टम में हम देखते हैं कि जो फर्स्ट होता है वो ओपन स्टैटिक ड्रेन होता है। सेकंड जो रहता है वो क्लोज सिफॉन ड्रेन रहता है। थर्ड है क्लोज सक्शन ड्रेन। फोर्थ है इसमें सम सक्शन ड्रेन और फिफ्थ है अंडर वाटर सी ड्रेन। इसके जो नाम ही दिए है इससे हमें मीनिंग पता चल सकता है ये ड्रेन किस बारे में है। तो नाड़ी यंत्र से कोरिलेट करके हम राइलिस ट्यूब को देख सकते हैं। तो राइलिस ट्यूब क्या रहता है, इस 1 मीटर लॉन्ग एंड मेड ऑफ रबर प्लास्टिक। ये जो दिया है डायग्राम में, ठीक है, ये राइलिस ट्यूब है। राइलिस ट्यूब की लेंथ क्या रहती है, तो 1 मीटर लॉन्ग रहता है, 1 मीटर की लंबाई रहती है। रेड रबर एंड प्लास्टिक से ये बना रहता है, ठीक है। इट हैज गॉट 3 लीड शॉट्स इन द टिप विच मेक्स इट रेडियो ओपेक, ठीक है। यहाँ पे 3 तरह के रेडियो लीड शॉट्स दिए गए रहते हैं यहाँ पर मार्किंग्स, और उसके टिप पे रेडियो ओपेक स्ट्रक्चर बना रहता है यहाँ पे। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स इजी पैसेज ऑफ द ट्यूब टू ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस में डालने के बाद ये इजी पैसेज प्रोवाइड करता है। और इसकी मार्किंग जो रहती है वो डिफरेंट डिफरेंट सेंटीमीटर्स पे दी गई रहती है, जैसे कि 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 और 65 सेंटीमीटर पे इसकी मार्किंग दी गई रहती है, जिससे हम इसमें GIT में एडजस्ट करते हैं। 40 सेंटीमीटर में जो लेवल ऑफ गैस्ट्रोइस्क्वेजियल जंक्शन में वो 40 सेंटीमीटर तक आना चाहिए। 50 सेंटीमीटर तक लेवल ऑफ बॉडी ऑफ द स्टमक में आना चाहिए। 60 सेंटीमीटर लेवल ऑफ पाइलोरस में आना चाहिए और 65 सेंटीमीटर ड्यूडेनम तक आना चाहिए। तो इससे हम मार्किंग के हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं राइलिस ट्यूब को। राइलिस ट्यूब हम कहाँ इंडिकेट करते हैं या फिर कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, तो ये डायग्नोसिस में और थेरापेटिक यूज इसका हम करते हैं। डायग्नोस्टिक यूज में हम क्या करते हैं, तो गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट करते हैं टू एक्सेस ब्रीफ एसिड एंड टोटल एसिड है। फ्री एसिड कितना है पेट में और टोटल एसिड कितना है, इससे पता चल जाता है। टू डायग्नोस ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, यानी कि जो ट्रकिया और इसोफेजियल में अगर फिस्टुला कभी हो गया तो राइलिस ट्यूब से हमें पता चल सकता है। थेरापेटिक यूसेज इसका जो है वो है इन एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशंस, जो कि एक्यूट एब्डोमिनल कंडीशन जो रहते हैं, पेरिटोनाइटिस, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, ये दोनों कंडीशन में हम राइलिस ट्यूब को थेरापेटिक यूज कर सकते हैं। एब्डोमिनल ट्रॉमा या फिर एब्डोमिनल सर्जरीज या फिर GIT ब्लीडिंग, ये तीनों चीजों में हम राइलिस ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम फिफ्थ टाइप, जो कि है शलाका यंत्र। शलाका यंत्र सुश्रुत के अनुसार टोटल 28 है। दे आर वेरियस काइंड्स एंड हैव न्यूमरस यूजेस, ठीक है। शलाका यंत्र के बहुत सारे यूजेस होते हैं जो कि इसके डायमेंशन और यूटिलिटी पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि 3 डायग्राम हम देख सकते हैं। जो फिगर नंबर 12 में दिया है ये है गंडू पद्मुखी शलाका, जो कि सीधी तरह से रहती है। ये है सर्पफणा शलाका, यानी कि सांप के फना के समान रहती है, ये सर्पफणा शलाका। और ये है शरपुंखमूली शलाका, यानी कि ये तीर के समान दिखते हैं और ये जो रहती है वो यहाँ पे फना रहता है और यहाँ पे इसका हैंडल रहता है, ये शरपुंखमूली शलाका है।
उसके बाद हम देखते हैं शलाका यंत्र के जो टाइप्स दिए हैं, वो टाइप्स और उसके नंबर और उसके यूजेस। ठीक है, फर्स्ट जो होता है वो है गंडुपाद यंत्र। गंडुपाद यंत्र शलाका यंत्र का टाइप है, इसका नंबर भी 2 ही रहता है और उसका यूज हम प्रोबिंग में करते हैं। दूसरा आता है सर्पफना यंत्र, जो कि पिछली बार हम डायग्राम में देख चुके हैं, उसका भी नंबर 2 रहता है और उसका यूज हम रिट्रैक्शन में करते हैं। तीसरा जो आता है वो है शरमपुंख शलाका यंत्र, उसका भी नंबर 2 होता है और इसका इस्तेमाल हम सेपरेशन या फिर मोबिलाइजेशन ऑफ शल्य में करते हैं। उसके बाद आता है बदिश यंत्र। बदिश यंत्र भी 2 ही रहता है नंबर में और उसका इस्तेमाल हम एक्सट्रैक्शन में करते हैं। फिर उसके बाद आता है मसूर दल मंत्र या शलाका यंत्र, वो भी नंबर में 2 ही होता है और उसका इस्तेमाल हम स्रोतस में से शल्य निकालने के लिए करते हैं। उसके बाद आता है कर्पस क्रस्तोनी यंत्र, जो कि 6 होता है, नंबर में 6 होता है और इसका इस्तेमाल हम घाव के क्लीन करने में करते हैं। उसके बाद आता है खल शलाका यंत्र, इसका नंबर 3 होता है और एप्लीकेशन ऑफ क्षार यानी कि क्षार कर्म करने के लिए खल्ले यंत्र का यूज करते हैं। उसके बाद आता है जाम्बव फल यंत्र। जाम्बव फल यंत्र भी नंबर में 3 होता है और इसका इस्तेमाल हम अग्निकर्म में करते हैं। फिर उसके बाद आता है अंकुश यंत्र। जाम्बव फल यंत्र के समान ही इसका नंबर 3 और कर्म भी सेम होता है, अग्निकर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है नासार बुध हरणा शलाका यंत्र, जो कि 1 होता है नंबर में और इसका इस्तेमाल हम एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ नोज को रिमूव करने में करते हैं, यानी कि नाक की हड्डी अगर बढ़ जाए या फिर कोई ग्रंथि वगैरह जमा हो जाए तो नासा की जो एक्सेस ग्रोथ को रोकने के लिए हम नासार्बुद हरण यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है अंजना अंजन यंत्र। अंजन यंत्र भी 1 होता है और इसका यूज हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलियरम। ठीक है, और उसके बाद आता है मूत्र मार्ग विशोधना शलाका यंत्र, जो कि यूरेथ्रल पैसेज को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं और इसका नंबर भी 1 ही होता है। उसके बाद जो लास्ट टाइप होता है सुश्रुत के अनुसार, वो है उपयंत्र के बारे में। उपयंत्र टोटल 25 होते हैं नंबर में और उपयंत्र जैसे कि डिमांड होती है सर्जरी में और प्रोसीजर में, उसी की तरह से इसका शेप, साइज और रिक्वायरमेंट्स निर्धारित की जाती है। तो टोटल नंबर 25 होते हैं। चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से। पहला आता है इसमें रज्जु यंत्र। रज्जु यंत्र तो क्या है, तो ये नेक बाइट के जो हम बंध बांधते हैं। रज्जु यानी कि सिंपल मतलब उसका रोप यानी कि रस्सी। रस्सी को हम स्नेक बाइट के इसमें यूज कर सकते हैं। दूसरा आता है वेनिका यंत्र। वेनिका यंत्र यानी कि थ्रेड बोर्ड इन 3 स्ट्रिंग्स फॉर द टाइट बैंडेज। रज्जु के समान ही वेनिका जो रहता है वो ऐसे वेनी जो पहनते हैं ना लड़कियां, वेनी जो 3 इसमें रहती है 3 थ्रेड्स की, वो वेनिका यंत्र है, उपयंत्र को कंसिडर करते हैं। उसके बाद आता है पत्ता यंत्र। पत्ता यंत्र यानी कि पीस ऑफ क्लॉथ यानी लेदर, वे भी बंद बांधने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद आता है चर्म। चर्म भी बैंडेज की तरह यूज करते हैं हम। चर्म यानी कि लेदर होता है। फिर उसके बाद आता है अंतवल्कल। अंतवल्कल यानी कि जो इनर बार्क ऑफ ट्री रहती है, जो पेड़ की छाल रहती है, उसमें हम बैंडेज या फिर सूचर फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद 6 जो है वो है लता। ठीक है, लता का इस्तेमाल हम बैंडेज की तरह करते हैं। उसके बाद आता है वस्त्र। वस्त्र का भी इस्तेमाल टिश्यू और वृक्षिका में यूज कर सकते हैं। उसके बाद अस्थिलाश्म यानी कि स्टोन का इस्तेमाल हम कहाँ पर कर सकते हैं, तो अस्थिगत शल्य में हम अस्थिलाश्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है उद्गारे यानी कि मोर्टर होता है। पानी पादतला यानी कि पाम और सोल जो रहते हैं उसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। अंगुली फिंगर का इस्तेमाल हम स्वीजिंग के लिए कर सकते हैं। जिह्वा यानी कि जीभ रहती है, उसका इस्तेमाल हम रिमूव शल्य फ्रॉम द है, आग से शल्य को निकालने के लिए जीवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दंत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं शल्य को निकालने के लिए, तथा मुख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आचूषण के लिए। ठीक है, इसके बाद जो बाल होते हैं यानी कि छोटे हेयर्स, वो हम सूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्वकटका यानी कि हॉर्स ब्रिडल का इस्तेमाल हम अस्थिगत शल्य को निकालने के लिए कर सकते हैं। शाखा शाखा यानी कि जो पेड़ की जो शाखा रहती है, उसको अस्थिगत शल्य को निकालने के लिए हम यूज करते हैं। फिर स्टीवन यानी कि जो टूक होती है, वो शल्य को रिमूव करने के लिए कहाँ से, तो स्पीटिंग है। स्पीटिंग से यानी कि जो खंड से निकलने के लिए जो म्यूकस रहता है उसको रिमूव करने के लिए हम स्टीवन का यूज करते हैं। फिर होता है प्रवाहन। प्रवाहन यानी कि स्ट्रीनिंग, फ्लैचुलस, यूरिनेशन, डेफिकेशन या फिर डिलीवरी में हम प्रवाहन का इस्तेमाल करते हैं। हर्ष हर्ष यानी कि खुशी, खुशी का इस्तेमाल हम स्ट्रेस को दूर करने के लिए करते हैं।
अयस्कांत यानी कि मैग्नेट्स जो रहते हैं, ठीक है, मैग्नेट्स का इस्तेमाल हम शल्य को खींचने के लिए करते हैं। 23rd होता है क्षार, ठीक है, क्षार यानी कि अल्कली, इस्तेमाल हम क्षार कर्म करने के लिए करते हैं। अग्निकर्म, अग्नि के लिए, अग्नि में यूज होता है अग्निकर्म। और भेषज रहता है जो मेडिसिन, इसको हम लास्ट वाला उपयंत्र कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यंत्र के गुण। यंत्र के गुण टोटल 6 होते हैं। ये श्लोक दिया है सुश्रुत स्थान 7 और 9 नंबर का श्लोक है। श्लोक कहता है कि संहितानि यंत्राणि खर खरचल लक्षण मुखानि च सुदृढ़ानि स्वरूपानि सुग्रहाणि च कार्ये, यानी कि संहितानि यानी का यंत्र का जो होता है वो प्रमाणबद्ध होना चाहिए, वो अधिक बड़ा या फिर अधिक छोटा नहीं होना चाहिए। खरच लक्षण मुखा यानी कि आवश्यकता अनुसार वो खर भी होना चाहिए या फिर मृदु मुख का भी होना चाहिए। सुदृढ़ानि, सुदृढ़ होना चाहिए। अत्यंत नाजुक रहा तो वो जल्दी से टूट जाने की संभावना रहती है, यानी कि वो मजबूत होना चाहिए। सुरूपानी यानी कि वो दिखने में भी अच्छा होना चाहिए और हम उसे ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने में कोई दिक्कत ना जाए, इस वजह से वो उसकी रचना होनी चाहिए। सुग्रहाणी, सुग्रहाणी यानी का मतलब ग्रहण करने की दृष्टि से सुलभ होना चाहिए, इजी टू हैंडल होना चाहिए वो। यंत्र के गुण तो देख लिए, वो थे टोटल 6 नंबर के। यंत्र के दोष होते हैं, सीधा सीधा गुण से 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके दोष आते हैं यंत्र के दोष, जो कि 6 into 2 होते हैं, यानी कि 12 होते हैं यंत्र के दोष। यंत्र के दोष का श्लोक होता है यत्र अति स्थूलम असारम अति दीर्घम अति रस्वम अग्राही विषमग्राही वक्रम शिथिलम अत्युनंतम मृदुकीलम मृदुमुखम मृदुपाशमिति द्वादश यंत्र दोषः, यानी कि श्लोक में ही दिया है कि टोटल 12 नंबर के यंत्र दोष रहते हैं। सुश्रुत स्थान 7 में इसका श्लोक दिया है। पहला हम देखते हैं जो कि है अति स्थूल। अति स्थूल यानी कि ज्यादा मोटा होना यंत्र का दोष माना जाता है, ताकि वो अच्छे से पकड़ नहीं आता या फिर उसका यूटिलाइजेशन हम बराबर से नहीं कर सकते। उसके बाद आता है असार। यंत्र यदि सारवान ना हो या फिर उत्तम धातु से निर्मित ना हो, अशुद्ध लोह से निर्मित हो, तो वो शीघ्र ही टूट जाएगा या फिर कोई तो भी इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इसे हम यंत्र दोष असार बोलते हैं। यंत्र दोष में अगला देखते हैं हम अति दीर्घम के बारे में। अति दीर्घम क्या यानी शस्त्र यंत्र का कभी भी ज्यादा से ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, वही हैंडलिंग और यूसेज में उसमें डिफिकल्टी आ जाएगी। अति रस्वम अत्यंत छोटा भी होना चाहिए, जो कि हाथ में ही नहीं बैठ रहा, एकदम छोटा सा है, तो अति रस्व भी नहीं होना चाहिए। अग्राही भी होना नहीं चाहिए, यानी कि जो पकड़ या फिर ग्रहण करने की क्षमता में कोई बाधा लाए, ठीक है, उसी तरह भी वो नहीं होना चाहिए। अग्राही भी उसका दोष होता है। विषमग्राही यानी कि जिसकी पकड़ विषम स्वरूप की हो, अर्थात जो संपूर्ण रूप से पकड़ा ना जा सके या फिर एक साइड से पकड़ा जा रहा है, यानी कि उसमें स्टेबिलिटी कम हो जाती है विषमग्राही में। और उसके बाद आता है वक्र। वक्र यानी कि जो कि कर्व लिए है, टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसा भी यंत्र नहीं होना चाहिए, तो वह यंत्र का दोष कहलाता है। उसके बाद जो यंत्र के दोष है वो है शिथिलम अत्युनंतम मृदुकिलम मृदुमुखम मृदुपाकम। शिथिलम यानी जो यंत्र शिथिल होता है वो पकड़ में जल्दी से आता नहीं है, ठीक है, वो कमजोर भी हो सकता है। अत्युन्नतम यानी कि उसका ऊपरा भाग उठा हुआ है, वैसा भी वो नहीं होना चाहिए। मृदुकिलम, मृदुकिलम यानी कि मृदु कील भी यंत्र नहीं होना चाहिए, उसके टूटने की संभावना बनी रहती है। मृदु मुखम यानी कि उसका मुख जो होता है वो मृदु रहता है, अगर मुख ही मृदु रहा तो वो शल्य को निकालने में उसकी कठिनाई होती है, ठीक है। मृदुपांश, मृदुपांश यानी कि जिसकी पकड़ ढीली हो चुकी है, ऐसा भी यंत्र हमें नहीं चाहिए। तो ये सारे हो गए यंत्र के 12 दोष। यंत्र के गुण और दोष तो हमने देख लिए। अब हम देखते हैं यंत्रों के कार्य के बारे में। यंत्र के कार्य का श्लोक वही सुश्रुत सूत्र स्थान 7 में आया है, श्लोक नंबर 18 है। क्या है तो शंत्र कर यंत्र कर्माणि तु निर्घातन पूर्ण बंधन व्यूहन वर्तन चालन विवर्तन विवरण पीडन मार्ग विशोधन विकर्षण हरण चोरन मन विमन भंजोन्माथ आचूषण धारण उद्वर्तन प्रक्षालन प्रदमन परमार्जनानि चतुर्विंशति। श्लोक में ही दिया गया है कि चतुर्विंशति यानी कि 24 टाइप्स के यंत्र के कार्य दिए गए हैं सुश्रुत सूत्र स्थान में। चलिए देखते हैं यंत्र के कार्य एक एक करके। पहला आता है उसमें निर्घातन। निर्घातन यानी कि इंग्लिश में हम हैमरिंग जिसको बोल सकते हैं, शल्य को यंत्र के द्वारा हिलाकर निकालना, यानी कि हिलाकर शल्य को निकालना है, तो उसमें निर्घातन ये कार्य हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है पूरण। पूरण के यानी कोई भी चीज भरना, तेल, कषाय या फिर द्रव्य, नेत्र, कर्ण या नाड़ी व्रण में हम पूरण करते हैं या फिर भरते हैं उसमें, तो ये यंत्र के कार्य में पूरण आता है। उसके बाद आता है बंधन। बंधन यानी कि जो बैंडेज हम देते हैं, पट, वस्त्र आदि की सहायता से हम जो बैंडेज करते हैं वो है बंधन।
व्यूहन, व्यूहन यानी कि क्या है, तो अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एजेस ऑफ द वन, यानी कि स्थान से ऊपर उठाना अथवा रणौष्ठ को एक दूसरे से समीप लाना। व्यूहन का मतलब हम जो सूचर करते हैं या फिर टाके जो लगाते हैं, तो रणौष्ठ को एक दूसरे के समीप जो लाते हैं वो व्यूहन कर्म है। वर्धन कर्म यानी कि रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट में अस्थि भग्न में जो अस्थि का स्वभाव होता है, ठीक है, उसी तरह से हम उसमें प्लेट्स या फिर बिठाते हैं, तो है वर्तन है। चालन, चालन कर्म यानी कि मूविंग कर्म, शल्य को हिलाना अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना, ये उसका चालन कर्म कहलाता है यंत्र का। उसके बाद हम देखते हैं विवर्तन के बारे में। विवर्तन का मीनिंग होता है ट्विस्टिंग, यानी कि यंत्र को ऐसे घुमाकर निकालना, यानी कि शल्य को पकड़कर उसका निष्कासन घुमाकर निकालना, यानी कि विवर्तन कहलाता है। विवरण का मतलब डायलेशन होता है, यानी कि वो जगह रहती है वो पहले डायलेट करते हैं, उसके बाद व्रण को उससे निकालते हैं, तो यह है विवरण। उसके बाद आता है पीड़न। पीड़े यानी कि व्रण से रक्त कुएं निकालने के जो हम दबाते हैं, प्रेशर देते हैं, उसको हम पीड़न बोलते हैं। उसके बाद मार्ग विशोधन यानी कि प्यूरिफाइंग ऑफ पैसेज, अवरुद्ध मार्ग को वो इजी पैसेज प्रोवाइड करना, यानी कि मार्ग को विशोधन देना, जिससे हम मल मूत्र को निकालने में इजी हो जाता है। और शलाका से हम जो करते हैं वो मार्ग विशोधन ही किया जाता है। उसके बाद आता है विकर्षण। विकर्षण यानी कि ड्रॉइंग ऑफ, शैलादि को पकड़कर खींच कर बाहर निकालना ही विकर्षण कहलाता है। उसके बाद आता है आहरण। आहरण का मतलब शल्य को उठाकर बाहर निकालना, या फिर आहरण का हम इसमें मैग्नेट का भी यूज कर सकते हैं, जो कि शल्य को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद यंत्र के कार्य में आच्छन कर्म है। आच्छन कर्म यानी कि एक्सटेंशन है, संकुचन अंग का प्रसारण करके शल्य को निकालना आच्छन कर्म कहलाता है। उसके बाद उन्मन, उन्मन यानी कि ऊपर उठाना, एलिवेशन, अधस्थित शल्य को ऊपर उठाकर जोर से खींचना, ये उन्मन कर्म है। उसके बाद विनमन कर्म। विनमन कर्म मतलब डिप्रेशन, ऊपर की ओर स्थित शल्य को नीचे की ओर दबाना, ये है विनमन कर्म। उसके बाद भंजन, भंजन यानी कि जो शल्य का है, शल्य के छोटे छोटे टुकड़े करना और फिर उसका खंडन करना, वो है भंजन क्रिया या फिर भंजन कार्य। उसके बाद उन्मथन कार्य जो रहता है वो साउंडिंग रहता है, शालक आदि यंत्र की सहायता से व्रणस्थ शल्य खोजना, ठीक है, ये है उन्मथन करना, यानी कि ये हम पाल्पेशन के कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आचूषण, यानी कि विष दुग्ध स्तन्य आदि को श्रृंग अलाबु मुख की सहायता से खींच कर बाहर निकालना, वो है यंत्रों का आचूषण कर्म। उसके बाद एशियन कर्म जो रहता है वो है प्रोबिंग या फिर एक्सप्लोरेशन। प्रोबिंग यानी कि नाड़ी व्रण में कितना बड़ा शल्य है, इसका हम लंबाई चौड़ाई अथवा मार्ग ढूंढने के लिए एशियन कर्म करते हैं। उसके बाद आता है धारण कर्म। धारण करना यानी अप्लीकेशन ऑफ वेरियस लेप टू बस्ट आउट द अप्स, यानी कि लेप का इस्तेमाल करके, ठीक है, एब्सिसिस को तोड़ना या फिर उसका भेदन करना, ये है धारण कर्म। उसके बाद आता है रुजुकरण कर्म। रुजुकरण यानी कि स्ट्रेटनिंग जो रहते हैं, टेढ़े मेढ़े अवयव को सीधा करना, जैसे अस्थि भंग में हम प्लेट लगाकर उससे अस्थियों को सीधा करते हैं या फिर अस्थि जोड़ने में सहायक कर सकते हैं, तो वो सीधा किया जाता है, तो वो है रुजुकरण कर्म। उसके बाद आता है प्रक्षालन। प्रक्षालन यानी कि वॉशिंग या फिर फ्लशिंग, निम्ब या फिर त्रिफलादि वात या कषाय से जो व्रण धावन हम करते हैं, तो वो प्रक्षालन कर्म है। उसके बाद जो प्रदमन कर्म है, यानी कि इंसफ्लेशन, औषध चूर्ण नाक में डालकर उसको फूंकना, तो है प्रथमन नस्य जो हम करते हैं, वो है प्रथमन कार्य यंत्रों का। उसके बाद आता है प्रमार्जन कार्य। प्रमार्जन कार्य यानी कि क्लीनिंग, अंगुली वस्त्र आदि से व्रण स्थान पे पोंछना अथवा साफ करना, ये है प्रमार्जन कर्म। तो ये हो गए यंत्र के 24 टाइप्स के कार्य, जो कि हमने डिटेल में देख लिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रशस्त्र यंत्र के बारे में। प्रशस्त्र यंत्र यानी कि जो आइडल यंत्र होता है वो सुश्रुत के अनुसार क्या है, श्लोक दिया है उसमें, सुश्रुत प्रस्थान 7 और 21 नंबर का श्लोक है। एतर दोषेर विनिर्मुक्तम यंत्रम सप्तादश अंगुलम प्रशस्तम विशदाम नेयम तस्मिन् कर्मसु युजयेत्, ठीक है। एतर दोष विनिर्मुक्तम यानी कि जो यंत्र दोष या फिर यंत्र दोष रहित है, यंत्र दोष से वर्जित जिसमें यंत्र दोष नहीं है, वो 18 अंगुल लंबाई वाला यंत्र प्रशस्त कहलाता है। ऐसे यंत्र का उपयोग हम शल्य कर्म करने के लिए निर्देश करते हैं, यानी कि सुश्रुत आचार्य सुश्रुत हमें 18 अंगुल लंबाई वाला यंत्र दोष से वर्जित यंत्र का शल्य कर्म में उपयोग करने के लिए निर्देश करते हैं। इसी तरह चैनल पर बने रहिए। शल्य तंत्र चैप्टर 2 का हमने फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर लिया है, सारा एनसीआईएसएम के हिसाब से ही डाला है। वीडियो को पसंद आ गया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल आयुर्वेद अरेना को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे के वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए
और दोस्तों के साथ शेयर करना कभी भी मत भूलिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।